हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं उस बारे में फर्स्ट प्रैक्टिकल टाइट्रेशन का नोट करेंगे। इस वीडियो को देखकर आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल विदाउट एनी एरर प्रैक्टिकल को उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया ताकि गर्मी की छुट्टियों में आप कम से कम प्रैक्टिकल लिखने का काम तो अवश्य कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो आपके कोर्स में 6 टाइट्रेशन है, उसमें सबसे फर्स्ट टाइट्रेशन है आपका ऑक्जेलिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में अनुमापन। यह अम्ल क्षार अनुमापन है। और आपके कोर्स में 12th में जितने भी अनुमापन है वो सारे द्वि अनुमापन है, डबल टाइट्रेशन है। डबल टाइट्रेशन किन्हें कहते हैं कि जब ज्ञात और अज्ञात विलयन, नॉन और अननोन सॉल्यूशन एक ही पदार्थ के हो तो उनको उनकी अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए इंटरमीडिएट सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका ज्ञात और अज्ञात विलयन दोनों ऑक्जेलिक एसिड हैं, इसलिए उसमें अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए हमने NaOH को यूज़ में लिया। वो NaOH नॉन के साथ भी रिएक्शन करेगा, अननोन के साथ भी रिएक्शन करेगा और फिर हम अननोन की इजीली निकाल सकेंगे। तो 2 बार टाइट्रेशन करना पड़ता है, एक बार नॉन के साथ और एक अननोन के साथ, इसलिए इसको डबल टाइट्रेशन कहते हैं, द्विअनुमापन कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो अनुमापन है वो है अम्ल क्षार अनुमापन, ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के बीच में। सूचक है फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन सूचक अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, क्षारीय माध्यम में यह गुलाबी रंग देता है। तो जैसे ही क्षार की मात्रा अधिक होगी वो गुलाबी रंग दे देगा अंतिम बिंदु पर। ठीक है, तो ये कुछ प्रारंभिक जानकारी थी। शुरू करते हैं, हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है। एग्ज़ाम में आपको उद्देश्य दिया हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको लिखना है। उद्देश्य लिखने से पहले आपको दिनांक अच्छे से लिख देनी है, 5/3 जैसे जो भी आपकी डेट है। पृष्ठ संख्या, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर देखते हैं कहीं बच्चे ने पृष्ठ को फाड़ा तो नहीं या कहीं चिपकाया तो नहीं, इसलिए पृष्ठ संख्या अवश्य लिखिए आप और प्रयोग संख्या अवश्य नोट कीजिए अपनी। सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे, बोतल बी में दिए गए अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में निकालनी है। इसके लिए आपको बोतल ए में M/30 मोलरता का क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन दिया गया है। माध्यमिक विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सूचक फिनोफ्थैलिन। तो ये आपका उद्देश्य है। आपको 3 बोतलें दी होंगी, बॉटल्स दी होंगी आपको। बोतल ए में नॉन सॉल्यूशन रहेगा, नॉन सॉल्यूशन को ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, मानक विलयन कहते हैं, ज्ञात विलयन को ही। बोतल बी में अज्ञात विलयन दिया होगा। बोतल सी में NaOH माध्यमिक विलयन दिया होगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, उद्देश्य लिख दिया, सूचक लिख दिया, उसके बाद आना आपको रासायनिक समीकरण के ऊपर, है ना। मैं सीधा रासायनिक समीकरण इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि नंबर इसी के हैं। कई बुक्स में वगैरह में और कई टीचर्स आवश्यक उपकरण और सिद्धांत भी लिखवाते हैं, लेकिन उनका टाइट्रेशन में कोई मार्किंग नहीं है। टाइट्रेशन में टू द पॉइंट लिखें जिसमें नंबर मिलता है और सही लिखें। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते, टू द पॉइंट लिखिए आप। रासायनिक समीकरण लिखिए आप। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH। इसकी 2NaOH से क्रिया हुई, क्या बना, COONA। सोडियम ऑक्जेलेट बना और जल बना। इन सब का नामकरण जरूर कर दे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का। ऑक्जेलिक अम्ल ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु से क्रिया की और सोडियम ऑक्जेलेट और जल बनाया। ये जो रिएक्शन लिखते हैं वो पूरी तरह से आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, संतुलित समीकरण होनी चाहिए। ठीक, अब हम प्रेक्षण सारणी लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस अनुमापन के अंदर आपको माध्यमिक विलयन ब्यूरेट में लेना है, NaOH। ठीक है, ज्ञात और अज्ञात विलयन के साथ जो आप टाइट्रेशन करेंगे उनको आपको बोतल ए में का जो सॉल्यूशन है वो पिपेट में लेना है। ठीक है, पिपेट से कॉनिकल फ्लास्क में उसको लेना है और फिर टाइट्रेशन करना है उसमें सूचक मिलाने के बाद। ठीक है, तो प्रेक्षण सारणी आप क्या करेंगे, ब्यूरेट में NaOH लेंगे, पिपेट से 20 ml बोतल ए से
ज्ञात विलयन से ऑक्जेलिक एसिड निकाल करके कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में 2-3 बूंद फिनोफ्थेलिन सूचक की डालेंगे और टाइट्रेशन करना शुरू करेंगे। बूंद बूंद ब्यूरेट से हम डालने हैं, है ना। तो हमारी प्रथम प्रेक्षण सारणी बनेगी ज्ञात विलयन के साथ। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, मानक ऑक्जेलिक अम्ल विलयन तथा माध्यमिक NaOH विलयन के मध्य अनुमापन। फिर इसके 5 कॉलम बनेंगे मुख्य रूप से। वो क्या है? फर्स्ट है आपका क्रम संख्या, 3 रीडिंग लेनी है, 1 2 3 लिख दीजिए आप। फिर लिखिए आप पिपेट द्वारा लिया गया मानक ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन V1। ये ज्ञात विलयन, ज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन है जो हमने पिपेट से लिया। तो पिपेट की रीडिंग फिक्स होती है 20 ml, तो 20 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर। बहुत सारे बच्चे मिलीलीटर को ऐसे लिखते हैं, है ना। एग्जैक्ट लिखिए जो वैज्ञानिक संकेतन में मिलीलीटर का M छोटा L बड़ा कैपिटल लेटर में आता है। फिर आते हैं ब्यूरेट का पाठ्यांक। देखिए ध्यान से देखना, पाठ्यांक, इसके पीछे यूनिट नहीं लगानी है। तो 2 प्रकार के प्रारंभिक पाठ्यांक और अंतिम पाठ्यांक। प्रारंभिक पाठ्यांक A, अंतिम पाठ्यांक B। 0.0 0.0 0.0। ठीक। अब यहाँ पर बहुत से एग्जामिनर क्या करते हैं कि 0.0 से फर्स्ट रीडिंग आई 19.9, तो सेकंड रीडिंग 19.9 से शुरू किया आपने और वो जाएगी आगे 38 पॉइंट समथिंग पर या 39 पॉइंट समथिंग पर। ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ करके, ताकि क्योंकि बच्चे अक्सर लिखने में गलती कर देते हैं, घटा नहीं पाते हैं या आगे कुछ मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं 0.0 ही प्रीफर करता हूँ। जो आप वो भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। 0.0 0.0 0.0। ठीक है। फिर अंतिम रीडिंग 19.9 19.8 19.8। ये मेरी रीडिंग है। आपकी रीडिंग आप जो लो या आपके आदरणीय शिक्षक जो भी आपको मार्गदर्शन दें, आप वही रीडिंग लिखिए। ये मैंने रीडिंग मेरे हिसाब से लिखी है। ठीक है। अब इनका डिफरेंस B माइनस से, ब्यूरेट द्वारा प्रयुक्त NaOH का आयतन, यहाँ आयतन आ गया। अब यहाँ मिलीलीटर लगेगा, ये मिलीलीटर मिलीलीटर मिलीलीटर। तो वही इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 19.9 मिलीलीटर 19.8 मिलीलीटर 19.8 मिलीलीटर। ठीक। अब प्रेक्षण सारणी में जब भी आप विभिन्न रीडिंग्स लिखते हैं तो उनमें कुछ बातों का क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट रीडिंग जो होगी वो बाकी की नीचे की दोनों रीडिंगों से हमेशा ज़्यादा होगी, ये कभी भी कम नहीं हो सकती। और लास्ट की 2 जो रीडिंग होगी वो हमेशा सेम होंगी। और यही हमारा सुसंगत आयतन, जो गणना में प्रयुक्त होने वाला आयतन है, वो यही प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है गणना हेतु प्रयुक्त माध्यमिक NaOH विलयन का सुसंगत आयतन V2। ठीक। तो यहाँ देखिए आप 19.9 रीडिंग सबसे ज़्यादा है, उसके बाद की 2 रीडिंग देखिए 19.8 19.9 से कम लिखी मैंने, और तीसरी रीडिंग भी मैंने 19.8 लिखी, जिससे कि लास्ट की 2 रीडिंग सेम हो जाएं। और यही मैंने कॉन्कर्डेंट रीडिंग यानी सुसंगत आयतन यहाँ पर नोट किया। ठीक। जिस प्रकार से हमने ज्ञात विलयन के साथ अनुमापन किया और प्रेक्षण सारणी नोट की, उसी प्रकार से हम अज्ञात विलयन और NaOH के साथ, अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन और NaOH माध्यमिक विलयन के मध्य अनुमापन की प्रेक्षण सारणी भी दूसरी तैयार करेंगे। तो ये है प्रेक्षण सारणी सेकंड। हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन तथा माध्यमिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के मध्य अनुमापन। ठीक है। तो इसमें सेम प्रेक्षण सारणी बनेगी, केवल ज्ञात की जगह अज्ञात विलयन यूज होगा। वही क्रम संख्या पिपेट द्वारा लिया गया अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन V3, ब्यूरेट का पाठ्यांक, प्रारंभिक पाठ्यांक A, अंतिम पाठ्यांक B, क्रम संख्या आ जाएगी 1 2 3, पिपेट की रीडिंग आ जाएगी 20 ml 20 ml 20 ml, प्रारंभिक पाठ्यांक 0.0 0.0 0.0, अंतिम पाठ्यांक 19.4 19.3 19.3। यहाँ पर हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। ब्यूरेट द्वारा प्रयुक्त NaOH विलयन का आयतन B माइनस A। ठीक है। दोनों का डिफरेंस आएगा 19.4 मिलीलीटर 19.3 मिलीलीटर 19.3 मिलीलीटर। यहाँ पर भी यही ध्यान रखा मैंने, फर्स्ट रीडिंग हमेशा ज़्यादा आएगी। लास्ट की 2 रीडिंग देखिए 19.4 थी, ये 19.3 लिखी मैंने, और दोनों सेम लिखी और वही यहीं पर लिखी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक। ये चीज़ आपको पता लग गई। अब देखना फर्स्ट रीडिंग क्या आई थी आपकी 19.8 19.8। ठीक। और सेकंड रीडिंग क्या आई आपकी 19.3। इसका मतलब ज्ञात के साथ जो रीडिंग आई थी 19.8 वो ज़्यादा है, और अज्ञात के साथ जो बाद वाली रीडिंग आई वो कम है। तो आपको अनुमापन में ये भी ध्यान रखना है कि नॉन सॉल्यूशन के साथ जो रीडिंग आएगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, और अननोन सॉल्यूशन के साथ जो रीडिंग आएगी जो कि V4 कहलाती है, V2 हमेशा ज़्यादा होगी, V4 हमेशा कम होगी। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है।
अब हम चलते हैं गणना के ऊपर। तो गणना में सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मानक ऑक्जेलिक अम्ल, जो ज्ञात विलयन है उसकी मोलरता निकालनी पड़ेगी। या तो क्वेश्चन में आपको मोलरता दे रखी होगी या आपको मोलरता सूत्र से निकालनी पड़ेगी। आप भाग्यशाली है कि इस प्रश्न में आपको ऑलरेडी मोलरिटी दे रखी है नॉन सॉल्यूशन की। तो M1 मानक ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता आपको दे रखी है M/30, प्रश्न में दे रखी है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपका हो गया, मानक ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात करना, या ज्ञात करना भी लिख देना आप, ज्ञात करना। सेकंड पॉइंट है माध्यमिक NaOH विलयन की मोलरता ज्ञात करना। यहाँ ज्ञात करना इसलिए लिख रखा है मैंने क्योंकि दे रखी है इसलिए, ठीक। अब देखना यहाँ क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है माध्यमिक NaOH विलयन की मोलरता किससे ज्ञात करेंगे? फर्स्ट प्रेक्षण सारणी से। फर्स्ट प्रेक्षण सारणी हमने कैसे निकाली? ज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल मानक विलयन और माध्यमिक विलयन के बीच में अनुमापन किया, ठीक है। इसका सूत्र लगेगा यहाँ पर 2M1V1 = M2V2। M1V1 किसके लिए लिखा है हमने? ऑक्जेलिक एसिड के लिए। M2V2 किसके लिए लिखा है? NaOH के लिए, ठीक। अब आप कहेंगे सर ये 2M1V1 क्यों आया यहाँ पर? तो ये ध्यान रखिए, कोई भी रिएक्शन होती है किन्हीं भी दो अभिकारकों के बीच में, चाहे वो अम्ल क्षार के बीच में हो या ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट के बीच में, ऑक्सीकारक अपचायक के बीच में हो, तो वो तुल्यांक के अनुपात में होती है, यानी तुल्यांकी भार के अनुपात में होती है। इसलिए हम N1V1 = N2V2 तो सभी के लिए लिख सकते हैं, लेकिन मोलरिटी के लिए हम M1V1 = M2V2 नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल के एक अणु के साथ NaOH के दो अणु क्रिया कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर M1V1 = 1/2 M2V2 आ जाएगा। तो सूत्र बन जाएगा 2M1V1 = M2V2, ठीक। माना कि कोई अभिक्रिया होती है, माना कि कोई अभिक्रिया होती है जिसमें A के X अणु B के Y अणु से क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसके लिए मोलरिटी का सूत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? MAVA = X/Y MBVB, ये इसका सूत्र होता है ना। तो यहाँ पर भी ऑक्जेलिक एसिड है, इससे NaOH के दो अणु क्रिया कर रहे हैं, तो ये ऑक्जेलिक एसिड के लिए लिख दिया M1V1, फिर इसका एक ऊपर एक आ जाएगा बटा 2 MBVB आ जाएगा NaOH, है ना। तो सूत्र क्या बन जाएगा? M1V1 = 1/2 M2V2, ये 2 आ गया इधर, तो क्या बन गया? 2M1V1 = M2V2। अब देखिए कि यहाँ पर सूत्र तो हमने लगा दिया 2M1V1 = M2V2। जो यहाँ पर M1 क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल, मानक ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता जो कि दे रखी है M/30। V1 क्या है? मानक ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का आयतन जो कि पिपेट द्वारा लिया गया, कितना है? 20 मिलीलीटर। M2 क्या है? M2 है माध्यमिक NaOH विलयन की मोलरता जो कि हमको निकालनी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क किया है यहाँ पर। और V2 क्या है? माध्यमिक NaOH विलयन का आयतन जो कि ब्यूरेट द्वारा हमने निकाला, सुसंगत आयतन 19.8 मिलीलीटर। तो अब हमारे पास सूत्र में सभी आंकड़े आ गए। हमको रखना, हमको क्या निकालना है? M2 निकालना है। M2 बराबर क्या हो गया? 2M1V1 = 2M1V1/V2। तो 2 की जगह 2, M1 क्या है? M/30, V1 क्या है? 20, V2 क्या है? 19.8, ठीक। अब चूंकि यहाँ M1 के मान में M/30 पहले आ गया, इसलिए मैंने पीछे M नहीं लगाया, क्योंकि ये M ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, ठीक। अब इसी सूत्र को मैंने व्यवस्थित करके क्या लिखा? M2 बराबर क्या हो गया? 2 इंटू इस M को मैंने पीछे लिख लिया यहाँ पर 1/30 इंटू 20/98 M। इस मोलरता को भी निकालना नहीं, सॉल्व नहीं करना, एज इट इज़ हम आगे रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ध्यान रखना, आप कैलकुलेशन के अंदर एरर से एरर को गुणा करो तो और बड़ी एरर हो जाती है। जब दो गलत व्यक्ति मिलते हैं तो वो और बड़ा गलत करते हैं। 0.1 को 0.1 से आप गुणा करते हैं तो 0.01 हो जाता है और छोटी राशि हो जाती है ना। इसलिए हम इसको जहाँ पर हमको सॉल्व करना है वहीं पर इसको सॉल्व करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे।
अब हम सेकंड टाइट्रेशन के द्वारा निकालेंगे अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता। सूत्र लगाएंगे 2m3v3 इक्वल टू m4v4। m3v3 लिख रहे हैं हम ऑक्जेलिक एसिड के लिए, m4v4 लिख रहे हैं NaOH के लिए। चलो एक एक लिख लेते हैं। m3 क्या है? अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता जो कि हमको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। v3 क्या है? अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का, ऑक्जेलिक अम्ल हमेशा पिपेट से लेते हैं, 20 ml। m4 क्या है? माध्यमिक NaOH विलयन की मोलरता जो कि हमने इससे पिछले वाले कैलकुलेशन में निकाली, 2 नंबर वाली में, m2 2 इंटू 1/30 इंटू 20/19.8 m है ना। m4 ही m2 ही m4 है। और v4 क्या है? माध्यमिक NaOH विलयन का बीरेट द्वारा लिया गया सुसंगत आयतन 19.3 मिलीलीटर। सारे आंकड़े आ गए। अब हमको m3 निकालना है। m3 हो गया m4v4/2v3। चलो m4 क्या है? m2 है। m2 क्या है? m2 तो ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, 2 इंटू 1 यहाँ तक, ये 1/30 इंटू 20/19.8। ठीक। v4 क्या है? 19.3, ये वैल्यू यहाँ से रख दी हमने। ठीक। /2, ये /2। और v3 क्या थी? ये पिपेट द्वारा लिया गया आयतन 20, तो ये आ जाएगा v3 20। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। 2 से 2 कट गया, 20 से 20 कट गया। कटाने के बाद क्या आया? m3 इक्वल टू 1/30 इंटू 19.3/19.8 m। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली कट गए, हमने कुछ नहीं किया। अभी भी इसको सॉल्व नहीं करना। समीकरण नंबर 2। अब चौथा पॉइंट है अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। यही तो हमको निकालना था। तो हमारे पास अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता निकल गई, मोलरिटी निकल गई। मोलरिटी और कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में क्या रिलेशन है वो लिखते हैं हम। तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर होता है मोलरता इंटू अणुभार। मोलरता हमने निकालनी ऊपर से कितनी? 1/30 इंटू 19.3/19.8। और अणुभार किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का कितना होता है? 126.08। बहुत सारी किताबों में सीधा 126 लिखा हुआ है, वो भी सही है। पीछे यूनिट लगा दी हमने, ग्राम पर लीटर। ठीक। अब रीडिंग छोड़ करके मैंने सॉल्व किया, 126.08 में 30 का भाग दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आया? 4.2026 है ना। तो मैं रीडिंग छोड़ करके यहाँ तक रट सकता हूँ 4.2026 इंटू 19.3/19.8। ये मेरी रीडिंग है, आपकी रीडिंग कुछ भी हो सकती है। ठीक। ग्राम पर लीटर। और इसके बाद मैंने लिखा 4.0964 ग्राम पर लीटर। पॉइंट के बाद 4 अंकों तक आंसर लिखना चाहिए। पीछे यहाँ सब जगह यूनिट लिखी हुई होनी चाहिए। एक विशेष चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि कम वाली रीडिंग ऊपर आनी चाहिए, ज़्यादा वाली रीडिंग नीचे आनी चाहिए। 19.3 ऊपर, 19.8 नीचे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 19.8 ऊपर और 19 नीचे, नहीं, गलत हो जाएगा वो। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मेरी कैलकुलेशन सही हुई है या गलत हुई है। और आंसर आ जाए 4.0964 ग्राम पर लीटर। उसके बाद परिणाम लास्ट में लिखना है। दिए गए अज्ञात ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की सांद्रता 4.0964 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त हुई। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट। ये मैंने मेरी रीडिंग से लिखा है। आपकी स्कूल में आपके शिक्षक जो भी आपको प्रैक्टिकल करवाते, जो रीडिंग लिखवाते, आपको वही लिखनी है। बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। 4.2026 इंटू आपकी रीडिंग हो जाएगी, बाकी सभी सेम रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, आपकी कोई गलती नहीं होगी, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और इसी तरह से एग्ज़ाम में भी आप लिखोगे तो आपको उसमें पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम में ध्यान रखिए, बिना कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए। आप आंसर को निकालिए, पीछे कैलकुलेशन पूरी, जोड़ बाकी गुणा भाग पूरा पीछे के पेज पर लिखा हुआ होना चाहिए। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, धन्यवाद। तो आप सब इस प्रैक्टिकल को देख करके अपने नोटबुक में, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आप उतार लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। मैं आपको सारे प्रैक्टिकल ऐसे ही लिखवा दूंगा। एक बार आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपकी कंप्लीट हो गई तो आगे का काम हमारा और आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हम वीडियो बनाकर ही सीखेंगे। बाकायदा आपको मैं अनुमापन पूरे वीडियो करके बताऊंगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।